Hello students, welcome to the YouTube platform of Chandrayaan. My name is Momita और आज के क्लास में हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स या बॉडी ऑर्गन्स एक साथ वर्क करके किस तरीके से एक स्पेसिफिक फंक्शन को पूरा करते हैं। चाहे आप खेलते हो, चाहे वो पढ़ते हो, चाहे आप कुछ भी काम करते हो, हमारे सभी के सभी बॉडी के ऑर्गन्स एक साथ कोऑर्डिनेटेड रूप में काम करते हैं। कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है समझना और एक साथ एक रूप में काम करना। सपोज करो यहाँ पे चलते चलते किसी को सिक्का दिखता है, कॉइन दिखता है, उसको कौन देखता है? हमारी आंखें इस्तेमाल होती है वहाँ पे। अब वही आंखें जो हम कॉइन्स को देखी वो सिग्नल भेजती है ब्रेन तक को, और ब्रेन उसे कहता है कि उठा लेना चाहिए कॉइन को। इसका मतलब यहाँ पे कितने सारे 3 ऑर्गन हुए, आई, ब्रेन एंड हमारे हाथ के मसल्स। ये तीनों ऑर्गन्स जो है कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने लगे। इसी तरीके से हम लोग इस किसी भी काम करने के तरीके को हम लोग कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब होता है किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को स्लो करना, किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को फास्ट करना, या उसे रेगुलेट या इनिशिएट करने को हम लोग कहते हैं कंट्रोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन को लिखते हैं। व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब तो हमें इतना समझ में आ गया कि ये किसी वेरियस फंक्शन को पूरा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग लिख देते हैं इट रिफर्स टू वेरियस बॉडी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म and a specific function, a specific function. ठीक है, इस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी फंक्शन को पूरा करने के लिए हमारे बॉडी पार्ट्स या बॉडी ऑर्गन्स एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड रूप में वर्क करना, इसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर है? अब देखो, इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की हमारे शरीर को क्यों ज़रूरत है भाई? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत हमारे शरीर को इसलिए पड़ता है ताकि हम किसी भी तरीके के स्पेसिफिक फंक्शन को पूरा कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि प्रॉपर कंट्रोल और किसी प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी होता है? ताकि हम लोग किसी भी एसेंशियल फंक्शन को पूरा कर सकें, इसलिए हमारे लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। क्लियर हुआ? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो हमें पता है कि कौन कौन है। प्लांट्स में भी होते हैं, साथ में एनिमल्स में भी होते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स और प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को करने वाला जो होता है ये होता है हार्मोन्स। ठीक है, ये होता है हार्मोन्स। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी कि कितने सारे हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाते हैं। पर एनिमल्स के लिए क्या होता है, ये यहाँ पे 2 तरीके का सिस्टम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए। तो देखो, सबसे पहले जो होता है ये होता है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो होता है वो होता है एंडोक्राइन सिस्टम। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान में रखना, जो नर्वस सिस्टम होता है ना, ये नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स सब कनेक्शन रहता है। सोचने, विचारने या कभी कभी ऐसा एक्शंस भी होता है जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी याद रखो कि 2 सिस्टम काम करती है एनिमल्स के केस में, लेकिन प्लांट्स के केस में सिर्फ यहाँ पे प्रोटीन लाइक कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पाई जाती है जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं। हमें भी हार्मोन्स काम करता है जिसे हमें एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट्स में दिखता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का भी काम करता है जिसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर हो गया? और नर्वस सिस्टम में इंक्लूड्स होते हैं
न्यूरॉन्स। ठीक है, ये होता है। तो अभी हम लोग सबसे पहले एक वीडियो देखेंगे, उसमें समझेंगे कि किस तरीके से एक इंसान कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक इंसान को देखो, उसने बैलेंस बना के रखा है किसके ऊपर, स्केटबोर्ड के ऊपर, और उसके साथ साथ वो 5 बॉल को बैलेंस भी कर रहा है ताकि वो उसके कोई हाथ से छूट भी ना जाए। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है अपनी बॉडी को, साथ में अपने वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी के साथ साथ वो बहुत सारे बॉल्स को कोऑर्डिनेशन फॉर्म में उस स्पेसिफिक फंक्शन को पूरा कर रहा है। इससे बेहतरीन एग्जाम्पल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नहीं हो सकता है। दूसरा चीज़ ये है कि सिर्फ यही इंसान नहीं बल्कि हम भी अपने आप को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। जैसे मैंने बताया ना आपको कॉइन का एग्जाम्पल, वो तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। हम डे टू डे लाइफ में अपने बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक एग्जाम्पल बनता है। जैसे हम अभी आपको पढ़ा भी रहे हैं, इट मीन्स कि हम बोल रहे हैं साथ में लिख भी रहे हैं। इसका मतलब मेरे बोलने का क्षमता और लिखने की क्षमता, ये दोनों मेरे में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड हो रही है। आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, साथ में कॉपी में नोट्स बना रहे हैं। इसका मतलब आप भी मुझे सुनने का काम भी कर रहे हैं, साथ में कोऑर्डिनेशन के तौर पर आप लिखने का काम भी कर रहे हैं। इसका मतलब आप भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अभी समझते हैं। अच्छा, इस पार्ट में हम लोग आएंगे लेकिन थोड़ा देर में। ठीक है, अब इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझने के लिए इस चैप्टर में, ये चैप्टर बहुत ही कंसेप्चुअल बेसिस पे है, तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, उस बेसिक टर्म्स को क्लियरिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस टर्म्स को पहले क्लियरिफाई करेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से छोटे मोटे काम को हम लोग कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, स्टिमुली क्या होता है। स्टिमुली का मतलब जो होता है, एक साधारण लैंग्वेज में अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें, स्टिमुली का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज़ जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्ड शो करते हैं। समझ आया? जैसे मच्छर जो काटने का जो होता है ना, वो क्या होता है, पेन या फिर हमें खुजलाहट देता है, जिस वजह से हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड शो करते हैं। ठीक है, या फिर और एग्जांपल अगर देखा जाए, जैसे आप बाहर निकलते हैं तो एक डस्ट पार्टिकल आपके नाक में जब घुसता है तो वो डस्ट पार्टिकल जो है स्टिमुलस का काम करता है। उस डस्ट पार्टिकल्स किस तरीके से स्टिमुलस का काम करता है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, हम धीरे धीरे करके आपको क्लियरिफाई करेंगे। देखो, स्टिमुली का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एनी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स that causes response to an living organism। इसका मतलब को ज़रा ध्यान से समझो। जब डस्ट पार्टिकल्स हमारे नाक के अंदर एंटर कर रहा है तो हमारी नाक कहीं ना कहीं समझ गई है ये डस्ट पार्टिकल्स हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो हमारी डस्ट, वो जो नाक का जो भी ऑर्गन्स और उसमें जो सेल्स है ना, वो दिमाग तक मैसेज भेजती है और दिमाग हमें बोलता है कि इसे बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ नाक में एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो बदले में हम रिस्पॉन्स शो करते हैं कैसे, छींक के। तो वो एक तरीके का डस्ट पार्टिकल, एक तरीके का एक्सटर्नल स्टिमुली हो गया। समझ में आ रहा है? दूसरा स्टिमुली क्या हो सकता है, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इंटरनल ले सकते हैं। चलो, एक्सटर्नल तो ये बाहर का, इंटरनल कैसे, जैसे हम लोग कोई मेडिसिन लेते हैं, टेक इन करते हैं, अब वो मेडिसिन अगर बाहर में पड़ा रहे तो वो हमारे बॉडी के लिए कोई उपाय नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही हम उसे बॉडी के अंदर या अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है तो बदले में वो फिर अगर मान लो बुखार है तो उस बॉडी के टेम्परेचर को कम करने का कोशिश करता है। इट मीन्स वो हमें इंटरनल फैक्टर में भी स्टिमुली के रूप में हम देख सकते हैं। क्लियर हो रहा है बात? अब देखो, एक्सटर्नल सिग्नल्स में क्या आ सकता है, लाइट आ सकता है, टच आ सकता है, कोई भी साउंड आ सकता है और बहुत सारा चीज़। देखो कैसे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले लाइट का। ठीक है, लाइट जब आप सो रहे होते हैं, ठीक है, जब आप सो रहे होते हैं तो अंधेरे रूम में सो रहे होते हैं और मम्मी आके अगर आपके रूम का लाइट अगर ऑन कर दी तो आप उसके बदले में क्या रिस्पॉन्स शो करते हैं, अपने हाथ को लाइट की तरफ रख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आप उस स्टिमुली को
अच्छा नहीं समझ रहे उस टाइम में जब आप सो रहे होते हैं, तो तभी लाइट एक स्टिमुली के रूप में काम किया, ठीक है। तभी टच आपको कैसे काम करता है, देखो टच जो होता है जब आप किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छूने के लिए जाते हैं, ठीक है, और वो गर्म ऑब्जेक्ट अगर बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इसका मतलब वो गर्म ऑब्जेक्ट जो है, गर्म चीज़ें, तो वो चीज़ें स्टिमुली का काम किया। साउंड के रूप में क्या होगा, जैसे बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर में अगर कोई साउंड चला रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गाने चला रहे हैं, तो उस गाने को हम लोग अपने कान तक या अपने ब्रेन तक ना पहुंचने दें, उसके लिए हम अपने कानों को अपने हाथों से बंद करते हैं। इसका मतलब हम रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी स्टिमुलस के प्रति क्या करेगी, रिस्पॉन्स शो करेगी, और इसी को हम लोग कहते हैं स्टिमुली। ये एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल में क्या क्या देख लिए, लाइट, टच या फिर साउंड हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इंटरनल में जैसे आपका एक एग्जांपल ले लिए, मेडिसिन। इंटरनल सिग्नल अगर देखा जाए, इंटरनल सिग्नल्स जैसे कि एक पेन, ठीक है, ये इंटरनल सिग्नल्स हैं। फिर अगर मेडिसिन ले लिए, ठीक है, ये भी क्या है, मेडिसिन टेकन, ये भी ये जो मेडिसिन है ना, वो भी एक तरीके का स्टिमुली का रूप में काम करेगा। क्लियर हो गया। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है, प्लीज़ इसको समझने का कोशिश कीजिए। स्टिमुली कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर होता है जिसमें हमारी बॉडी उसके प्रति रिस्पॉन्ड शो करती है, रिस्पॉन्स शो करती है। क्लियर हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर हमारे नाक में एंटर कर रही है, बदले में हम उस डस्ट पार्टिकल को निकालने के लिए छींकते हैं, यानी कि हम भी अपने बॉडी से रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। उसी जगह में कोई नॉन लिविंग थिंग्स में अगर कोई डस्ट पार्टिकल जमने दे दे, तो वो सालों साल ऐसे जमता रह जाएगा और वो पड़े का पड़े रह जाएगा, उससे कोई मतलब भी नहीं है। पर लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करती है रिस्पॉन्ड। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इम्पल्सेस। कोई भी स्टिमुलस तो वो तो बाहर का है, अंदर कैसे जा रहा है, कुछ तो चीज़ होगी ना, कुछ तो ऐसी सिग्नल्स होगी जो हमारे नाक से हमारी ब्रेन तक जा रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही है, सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। इम्पल्सेस का मतलब क्या होता है। इम्पल्सेस का मतलब होता है कोई भी एक्सटर्नल सिग्नल्स, एनी, एक सेकेंड, it is a electrical or chemical signals that carry from stimulus to ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये जो इम्पल्सेस होते हैं हमारे बॉडी में भी ट्रैवल करती है, ठीक है। दीज इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स travels in our body। ठीक है, अब समझो बच्चों, देखो इम्पल्सेस इलेक्ट्रिकल प्लस केमिकल सिग्नल्स हो सकते हैं। जैसे आप एक नॉर्मल साधारण से एग्जांपल से समझिए, जब आप स्विच ऑन करते हैं, बदले में क्या होती है, लाइट जलती है ना। तो अगर आप स्विच ऑन कर रहे हैं तभी लाइट जल रही है, तो उस स्विच से कोई कनेक्शन है। इट मीन्स स्विच क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट को हमारे लाइट तक जाने के लिए दे रही है, तभी जाके वो लाइट जल रही है। ठीक उसी तरीके से स्टिमुलस क्या होता है, जस्ट एक स्विच है। वो क्या करती है, जस्ट हमारे कोई भी एक ऑर्गन में घुस रही है, जिसके बदौलत क्या हो रहा है, हमारे में कुछ ऐसा सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल या केमिकल, वो कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल या केमिकल, दोनों ही केमिकल्स हमारे बॉडी में क्या कर रहे हैं, सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं,
और क्या हो रहा है, वो सिग्नल्स या मैसेजेस कैरी आउट होते हैं हमारी बॉडी के थ्रू। हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू कन्वे किया जाता है ब्रेन तक या हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, और ये पूरे बॉडी में ट्रैवल करती हैं। इसे ही हम लोग इम्पल्सेस कहते हैं। इम्पल्सेस को हम लोग मैसेजेस भी बोल सकते हैं। कोई मैसेजेस होगा, कोई सिग्नल्स होगा जो कि स्टिमुलस से कैरी करके हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाया जाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, रिस्पॉन्स क्या होती है। रिस्पॉन्स का मतलब जो होता है, जब भी कोई स्टिमुलस हम रिसीव करते हैं उसके प्रति कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड शो करती है। यानी कि कोई चेंजेस या बिहेवियर में कोई अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस करती है या एक्टिविटी में कुछ चेंजेस करती है, इसे ही हम कहते हैं रिस्पॉन्स। ठीक है, तो रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, एनी बिहेवियरल और एक्टिविटी changes in a living organism when it receives स्टिमुलस। मतलब क्या कह रही है, देखो, जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी तरीके का चेंजेस प्रोड्यूस करती है, जब वो स्टिमुलस को रिसीव कर लेती है, जब स्टिमुलस को वो रिसीव कर रही है, उसके बदले में वो जब कोई चेंजेस कर रहा है या कोई अपनी बिहेवियर या एक्टिविटी में कोई चेंजेस हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिस्पॉन्स। जैसे समझो, हमने एक एग्जाम्पल लिया था, एक डस्ट पार्टिकल अंदर गया था, अंदर जाने के बाद कुछ ऐसे इम्पल्सेस हमारे ब्रेन तक कॉन्वे हुए और बदले में हमें छींक आना शुरू हुआ। तो जो छींक है ना, उसे हम रिस्पॉन्स कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स कुछ ऑर्गन्स होते हैं, वेरियस ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में ही, जो क्या करता है, इन्हीं स्टिमुलस को इम्पल्सेस के फॉर्म में हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, एक्चुअली में वो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। ठीक है, सिर्फ रिसीव करने का काम किसका होगा, रिसेप्टर ऑर्गन्स का होगा। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं रिसेप्टर, दीज आर द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स which receive stimulus। ठीक है, विच रिसीव स्टिमुलस, मतलब ये कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में, हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करने का काम करते हैं। ठीक है, हम गलती से बता दिए कि ये ब्रेन तक को भी कॉन्वे करता है, नहीं, ब्रेन तक कॉन्वे कुछ और चीज़ों के द्वारा किया जाता है। मैसेजेस जो है, इम्पल्सेस जो है कहीं और दौड़ती है, बस ये रिसीव करती है। कौन है, नहीं है, क्या है, बस रिसीव करती है। गरम है, ठंडा है, क्या है, ये सब कुछ, ये सभी स्टिमुलस को रिसीव करती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट है इफेक्टर। इफेक्टर ऑर्गन्स हो सकते हैं, ग्लैंड्स हो सकते हैं या मसल्स हो सकते हैं। ठीक है, दीज आर मसल्स, ग्लैंड्स और वेरियस बॉडी parts that show response towards stimuli। मतलब क्या हो रहा है, देखो, रिसेप्टर क्या कर रही है, स्टिमुली को रिसीव कर रही है। ठीक है, अब वो हमारे दिमाग तक जा रहा है इम्पल्सेस के फॉर्म में। क्लियर है? अब क्या हो रहा है, इम्पल्सेस के फॉर्म में जब जा रहा है तो हम लोग इफेक्टर ऑर्गन में वो मैसेजेस कैरी इम्पल्सेस के फॉर्म में फिर से वापस आ रहा है। अब ये इफेक्टर क्या कर रही है, रिस्पॉन्ड शो कर रही है अकॉर्डिंग टू द स्टिमुली रिसीव्ड, अकॉर्डिंग टू द स्टिमुली रिसीव्ड। ठीक है, जैसे हमने जो एग्जाम्पल पकड़ा था उसी को समझते हैं। जैसे
डस्ट पार्टिकल्स थे। डस्ट पार्टिकल्स क्या थे? स्टिमुलस थे, ये स्टिमुली थे। ठीक है, सिंगुलर बोले तो स्टिमुलस और प्लूरल बोलते स्टिमुली। ये हमारे नाक के अंदर धीरे धीरे घुसने लगे, प्रवेश करने लगे। और नाक क्या था उस टाइम में? रिसेप्टर था। क्लियर है? रिसेप्टर का काम है बस स्टिमुली को रिसीव करना। अब यही स्टिमुली क्या, ये जो रिसेप्टर है ना, क्या किया? स्टिमुलस को जो रिसीव किया ना, इसको वो कन्वर्ट किया इम्पल्सेस के फॉर्म में। ठीक है, यानी कि कुछ इलेक्ट्रिकल या केमिकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ सिग्नल्स हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचा। अब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में पहुँचने के बाद फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने इस इम्पल्सेस के फॉर्म में ही इस सिग्नल्स को वापस भेजा। किसके पास भेजा? रिसेप्टर के पास नहीं भेजा, इफेक्टर के पास भेजा, जिस इफेक्टर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? रिस्पॉन्ड शो कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया? इम्पल्सेस फिर से नाक के पास आया। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने नाक को रिसेप्टर भी बोला, इफेक्टर भी। यहाँ इफेक्टर ऑर्गन्स अलग होते हैं। ठीक है, इफेक्टर ऑर्गन्स जो होते हैं वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। आया और बदले में ऐसा सेंसेशन प्रोड्यूस हुआ जिससे मेरी नाक ने छींक मारी और सारा का सारा डस्ट पार्टिकल बाहर निकल गया। क्लियर हुआ? अब एक वीडियो के थ्रू हम लोग स्टिमुलस, रिसेप्टर, इफेक्टर, रिस्पॉन्ड, इन सभी के बारे में समझते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ समझ लो। ये चीज़ देखो, एक चीज़ बस इतना समझ लो। सबसे पहले क्या होता है? हम लोग स्टिमुली को रिसीव कर रहे हैं। स्टिमुली किसके थ्रू रिसीव कर रहे हैं? तो रिसेप्टर के थ्रू रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, रिसेप्टर के थ्रू रिसीव करने के बाद ये कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, इम्पल्सेस के फॉर्म में। इम्पल्सेस के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये पहुंच जाता है हमारे ब्रेन के पास, या फिर हम स्पाइनल कॉर्ड भी बोल सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के पास भी पहुंच जाता है। फिर बदले में स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है या ब्रेन क्या करता है? इसी इम्पल्सेस के फॉर्म में, ठीक है, या ये केमिकल या इलेक्ट्रिकल कुछ भी हो सकता है, इम्पल्सेस के फॉर्म में फिर से ये इफेक्टर के पास भेजता है सिग्नल्स, ताकि क्या कर सके? वो रिस्पॉन्ड कर सके या रिस्पॉन्स कर सके। क्लियर है? ये एक साधारण सा फ्लो चार्ट है। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो आगे बात करते हैं जिसको हम लोग पार करके आए थे। अब यहाँ समझो, ये जो मोमबत्ती है ना, ठीक है, ये मोमबत्ती यहाँ पे एक स्टिमुलस का काम कर रही है। जलता हुआ मोमबत्ती, बुझा हुआ नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो आग है ना, इसी में प्रोड्यूस हो रहा है गर्माहट। ठीक है, ये आग स्टिमुलस है। क्लियर है? अब यहाँ पे जो हमारा हाथ है ना, ये है रिसेप्टर। क्लियर है? अब क्या हो रहा है? जब हमारा हाथ आगे जा रहा है इस गर्म ऑब्जेक्ट को छूने के लिए, तब क्या होता है? एक गर्म चीज़ लगती है हमारे स्किन पे। ठीक है, तो हमारी स्किन उस टाइम में रिसेप्टर का काम कर रही है। तो रिसेप्टर रिसीव किया, रिसीव करने के बाद ब्रेन को भेजा। ब्रेन ने कहा गर्म है तो हाथ उठा लो। हटा लिया मैंने हाथ। तो हाथ को जब मैंने हटाया तो वहीं पे प्रेजेंट होते हैं इफेक्टर ऑर्गन्स, और इफेक्टर ऑर्गन से मैंने रिस्पॉन्ड शो किया। क्या रिस्पॉन्ड शो किया? मैंने अपने हाथ को हटा दिया। आई होप इससे आपको पूरे टर्म्स क्लियर होंगे। अगर आपको ये टर्म्स क्लियर होंगे तब जाके आगे जो चैप्टर्स के पार्ट्स हैं उसको समझने में ईजी होगा। अब देखो, चलो हम लोग अपने आगे वाले चैप्टर के आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग समझेंगे रिसेप्टर्स के बारे में। तो क्या होता है रिसेप्टर्स जो होते हैं ये मेनली आपको पता होगा कि हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं 5 सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, चलो एक एक करके तुम लोग बताओ, मैं भी लिखती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या होता है। सबसे पहले होगा आई, ठीक है, उसके बाद होगा नोज़, उसके बाद होगा ईयर, उसके बाद होगा स्किन, उसके बाद होगा टंग। सभी लोग इसके बारे में 5 रिसेप्टर ऑर्गन्स के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, अब इनका रिसेप्टर ऑर्गन जब हम लोग इसको बोलते हैं ना, तब हम लोग इसको सेंस ऑर्गन की तरह ही, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं आई को बोलते हैं फोटो रिसेप्टर, नोज को बोलते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर,
ईयर को बोलते हैं ऑडियो रिसेप्टर या फिर फोनो रिसेप्टर। स्किन को बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर। टंग को बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। ठीक है, गस्टेटरी रिसेप्टर। ये हो गए हमारे डिफरेंट रिसेप्टर्स ऑर्गन के नाम। इतना तक हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका पूरा प्रॉपर रिवीजन करके आना। इसके बाद के क्लास में हम लोग नर्वस सिस्टम इंक्लूड करेंगे और नर्वस सिस्टम के बाद हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो कि एनिमल्स का होगा। पहले हम लोग एनिमल्स के पार्ट को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग प्लांट्स के पार्ट को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स किस तरीके से रिस्पॉन्ड शो करते हैं। क्लियर है बच्चों? अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। इतना तक को पहले रिवीजन करो, जिससे कि तुम्हारा आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बिल्डअप हासिल कर लो, ताकि क्या हो जाए, आगे के कॉन्सेप्ट जो हो वो अच्छे से समझ में आए। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम लोग क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बने रहो और अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू।